देखते हैं धारामापी की सुग्राह्यता पर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसका आंसर इस प्रकार से देंगे कि सबसे पहले हम धारामापी की सुग्राह्यता को डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे। क्लियर? तो जब किसी धारामापी में अल्प धारा, थोड़ी सी मात्रा ही धारा प्रवाहित करने पर, या फिर उनके सिरों पर, धारामापी के सिरों पर थोड़ी सी ही मात्रा में वोल्टता लगाने पर, वोल्टेज लगाने पर भी कुंडली अधिक विक्षेपित होती है, तो उसे उस धारामापी की सुग्राह्यता कही जाती है। क्लियर? फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब किसी धारामापी में अल्प धारा प्रवाहित की जाती है अथवा उसके सिरों पर थोड़ी सी मात्रा वोल्टेज लगाई जाती है, तो कुंडली में अधिक विक्षेप होता है, उसे ही उस धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। धारामापी की सुग्राह्यता दो प्रकार से होती है। पहला, धारा की डेफिनेशन से ही आपको शो हो रहा होगा, अल्प धारा प्रवाहित कर रही यानी उसके कारण धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज आरोपित कर रही यानी वोल्टता सुग्राह्यता। क्लियर? तो हम इनको टर्न बाय टर्न देख लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सुग्राह्यता से मतलब ये होता है कि थोड़ी सी ही अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित करें या वोल्टेज लगाया जाए तो कुंडली अधिक विक्षेपित हो, ये होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर धारा सुग्राह्यता। किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को उसकी धारा सुग्राह्यता कही जाती है। ओके, या दूसरे शब्दों में शॉर्टकट फॉर्म में हम अगर इनको कहें, जिससे हमको फार्मूला लेना है, तो विक्षेप प्रति एकांक धारा को धारा सुग्राह्यता कही जाती है। इसी का ही शॉर्ट फॉर्म विक्षेप प्रति एकांक धारा। क्लियर? एकांक धारा को धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यदि हम इस धारामापी में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कुंडली में विक्षेप फाई के रूप में हमने लिया है, फाई ले लेते हैं, फाई विक्षेप उत्पन्न होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम धारा सुग्राह्यता को इस प्रकार से बता सकते हैं कि धारा सुग्राह्यता SI, करेंट सेंसिटिविटी, तो SI इक्वल्स टू विक्षेप, ये हो गया विक्षेप प्रति एकांक धारा प्रति I, ये हो गई। अब चूंकि हमको I की वैल्यू पता है, हम लोग चरकुंडी धारामापी के सिद्धांत से हम जानते हैं कि हमको I इक्वल्स टू K इंटू फाई अपॉन NAB, ये हमको पता है, ये A है ना, NAB मैं इधर लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगा फिर, NAB। ओके, तो यहाँ इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमको फिर SI की वैल्यू इस प्रकार से मिल जाएगी। SI इक्वल्स टू फाई तो रहेगा ही अपॉन K इंटू, यहाँ पर फाई भी है, अपॉन NAB, फाई कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या आप देखिए यहाँ पर, SI इक्वल्स टू NAB अपॉन K, यही है धारा सुग्राह्यता का मान। क्लियर? यहाँ से हम धारामापी की जो धारा सुग्राह्यता है उसको हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो धारा सुग्राह्यता होती है वह एक भौतिक राशि है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम, इस फॉर्मूले के नहीं, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस धारा सुग्राह्यता की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक क्या होता है, तो धारा सुग्राह्यता का जो मात्रक है, फॉर्मूला क्या है, फाई अपॉन आई है, यानी फाई यानी क्या हुआ, कोण हुआ, कोण यानी क्या हो गया, रेडियन, आई यानी एम्पियर। एसआई पद्धति में अगर हम
इसका निकालते हैं, SI यूनिट निकालते हैं, तो SI मात्रक क्या होगा? रेडियन प्रति एम्पियर। क्लियर? और यदि हम फाई को विक्षेप कह दें तो विक्षेप प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं हम। धारा का मात्रक एम्पियर और जो फाई है उसको हम विक्षेप ही कह रहे हैं, तो विक्षेप प्रति एम्पियर। तो इस प्रकार से हम धारा सुग्राहिता को बता सकते हैं। मैं फिर से इसको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम वोल्टेज सुग्राहिता देखते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता यानी नाम से स्पष्ट है, यदि हम धारा सुग्राहिता को देखें हैं तो उसी को कंपेयर करके कह सकते हैं कि किसी भी धारामापी में एकांक वोल्टता आरोपित करने पर उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को ही वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं, या विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को वोल्टता सुग्राहिता कही जाती है। ठीक है, विक्षेप प्रति एकांक वोल्टेज ही वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि किसी धारामापी में यदि एकांक वोल्टता आरोपित की जाती है तो उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को हम वोल्टता सुग्राहिता कह सकते हैं। यदि कुंडली के सिरों पर V वोल्ट आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, तब कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई के रूप में होता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको बता सकते हैं कि वोल्टता सुग्राहिता बरा SV है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू विक्षेप प्रति एकांक वोल्टेज यानी V से। अब हमको यहाँ पर I की वहाँ तो हम I की वैल्यू निकाले थे, है ना, यहाँ तो V है। अब V कहाँ से? और यहाँ तो धारा प्रवाहित भी हो रही है, वोल्टेज आरोपित किया जा रहा है। वोल्टेज आरोपित करते हैं तो वहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है। यह चीज़ हम कहाँ पढ़े हैं? ओम के नियम, है ना। ओम के नियम से हम ये जानते हैं कि किसी चालक तार के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में प्रवाहित धारा, है ना, यानी वह विभवांतर, आरोपित विभवांतर भी प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यानी विभवांतर आरोपित किया जा रहा है तो वहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। तो वहाँ पर हमको ये पता है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू RI लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर फिर हम अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो SV इक्वल्स टू फाई अपॉन RI। अब I आ गया, तब इस I की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे? आप देखिए, हमको ये मालूम है कि I इक्वल्स टू K अप इंटू फाई अपॉन NAB। इस वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो SV इक्वल्स टू फाई अपॉन R इंटू K इंटू फाई अपॉन NAB। आप देखिए फाई कैंसिल हो गया। इस प्रकार SV इक्वल्स टू ये ऊपर में चला गया, NAB अपॉन, यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए K इंटू R, ये R और K बचा, K इंटू R। यही जो है वोल्टेज सुग्राहिता है। क्लियर? यदि हम धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता में थोड़ा सा कंपेयर करके देखें, ठीक, इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूं और पहले वाले को इक्वेशन 1 दे दूं। तो इक्वेशन 1 को यदि हम देखें और इक्वेशन 2 को यदि देखते हैं तो हमको ये मिलता है। वहाँ पर इक्वेशन 1 क्या कहता है? SI इक्वल्स टू NAB अपॉन K कहता है, और सेकंड इक्वेशन SV इक्वल्स टू
NAB/K इंटू R कहता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, यदि हम SV यानी सेकंड को 2 से डिवाइड कर दें, सेकंड को 1 से डिवाइड कर दें, तो SV/SI मिलेगा। आप देखिए NAB/K इंटू R अपॉन SI NAB/K, तो आपको क्या मिलेगा आप बताइए यहाँ पर। यह भी कैंसिल, यह भी कैंसिल, ये अपॉन में है तो 1/R के फॉर्म में आ जाएगा ये। ओके, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा फिर कि SV/SI इक्वल्स टू 1/R, ये मिलेगा। क्लियर, SV/SI इक्वल्स टू 1/R, या SV इक्वल्स टू हम ये भी कह सकते हैं, SV इक्वल्स टू ये ऊपर चला जाएगा तो SI/R, यह भी कह सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम यहाँ के बाद में हम इस चीज़ को बताएंगे और इसके बाद में फिर ये वाला पोर्शन आएगा। तो इस प्रकार हम धारामापी की सुग्राहिता और को 2 पार्ट में हम बता सकते हैं, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता। अभी मैं यहाँ पर वोल्टेज सुग्राहिता को बता रही थी, वोल्टेज सुग्राहिता को इसका मात्रक भी बता सकते हैं हम। तो जैसे धारा सुग्राहिता का बताए तो यहाँ पर इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, फाई से रेडियन प्रति, यहाँ पर रेडियन प्रति V फॉर वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर फिर उसी को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, विक्षेप प्रति वोल्ट। एम्पियर तो उसका है धारा सुग्राहिता का, इसका तो वोल्ट होगा, वोल्ट V का क्या होगा, V का वोल्ट होगा, तो रेडियन प्रति वोल्ट, विक्षेप प्रति वोल्ट इसको लिख सकते हैं। अब किसी धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है, तो वह देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमको पता है धारामापी की सुग्राहिता का फॉर्मूला है धारामापी की धारा सुग्राहिता का, SI इक्वल्स टू NBA/K, अभी हमने देखा। और धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता का मात्रक मान है SV इक्वल्स टू NBA/K इंटू R, यह भी हमने देखा। तो इन दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं, दोनों में N है, दोनों में B है, दोनों में A है, दोनों में K भी है। ओके, तो इस प्रकार से हम दोनों, और R तो प्रतिरोध है, उसको हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यह मेनली किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, दोनों से सुग्राहिता जो है ना, दोनों प्रकार की सुग्राहिता, यानी टोटली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर आप देखिए SI डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N है, SI डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N है, तो N का मान अधिक होना चाहिए, यानी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है यानी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस धारामापी की जो सुग्राहिता है वह बढ़ेगी। ओके, फर्स्ट हम यह उपाय को बता दिए। सेकंड में आप देखिए, इस फार्मूले में, दोनों फार्मूले में हम ये देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कुंडली का क्षेत्रफल इस धारामापी के सुग्राहिता, दोनों टाइप के सुग्राहिता से वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A। ओके, तो यानी कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, तब उस धारामापी की सुग्राहिता बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, दोनों में B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब हम ये कह सकते हैं S डायरेक्ट प्रोपोर्शनल B। तो यानी B यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चुंबक उपयोग किए जा रहे हैं, यानी वह नाल चुंबक होता है, और वह शक्तिशाली नाल चुंबक और कुंडली के अंदर क्रोड का उपयोग करना चाहिए, तभी हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक मिलेगा। और अधिक
के साथ साथ त्रिज्यी मिलेगा और कुंडली घूमने लगेगी, हर एक कंडीशन में रुकेगी नहीं कभी वो, है ना। और एक साम्यावस्था आएगी तब भले रुकेगी, लेकिन वह कुंडली घूमते रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखिए के में हम देखते हैं, दोनों में हम त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं या चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र वह है जिसमें कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। यह हम पढ़ चुके हैं, है ना। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। ये हम यानी यहाँ पर ये बता सकते हैं कि त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र वह है जिसमें कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। यही बात है। ओके, त्रिज्यी मतलब वही, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। जब टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा आता है ना, तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी मैक्सिमम हमको बल आघूर्ण वहाँ पर मिलता है, टाउ इक्वल्स टू NIAB के रूप में। क्लियर। तो त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ चुंबक के ध्रुव को अवतल बेलनाकार बनाकर कुंडली के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखते हैं, क्योंकि नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता है वह बहुत अधिक होती है। उसी क्रोड के कारण ही वह जो है वहाँ पर चुंबकशीलता अधिक होती है, और इसी नर्म लोहे के क्रोड के कारण वहाँ से अधिक क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने का प्रयास करती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। आप इस डायग्राम को देखे हैं, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये NS नाल चुंबक है। यहाँ पर इस टॉप से हम देखते हैं कुंडली को, तो यहाँ पर जब मान लो घूमते घूमते वो इस कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा इस दिशा में, फिर यहाँ पर इस प्रकार से इस दिशा में, जब वह कभी इस कंडीशन में आएगी तो जैसे जैसे वह टर्न करती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह गुजरती है। तो तभी हमको यह सारी, मान लो कुंडली इस कंडीशन में है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगी, वैसे ही मान लो कभी इधर आ गई तो इस कंडीशन में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये इनके अवतल बेलनाकार यह कटा हुआ रहता है और नर्म मुलायम लोहा रहता है। यहाँ पर क्रोड जो है उसकी वजह से यहाँ पर मात्रा अधिक होती है ना, अधिक मात्रा में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने का प्रयास करती है, और इनके कारण यह अवतल बेलनाकार रूप में कटे हुए रहते हैं यह चुंबक। इस वजह से यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समानांतर यानी कुंडली के तल की दिशा में ही, यानी कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रहती है। ये होता है त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। आपको अलग से क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको इस तरह से इसका आंसर बताना है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को ही हमको इस तरह से शब्दों में आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। क्लियर। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चल कुंडली धारामापी में रुद्धोल यानी चल कुंडली धारामापी को रुद्धोल या क्षिप्र स्तब्धी या प्रक्षेपी या डेड बिट क्यों बनाया जाता है। ठीक, तो बनाने के पीछे यह कारण है। यदि चल कुंडली धारामापी की कुंडली को एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। ये है, हमने देखा था इस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर, एल्युमिनियम की फ्रेम जैसे रहती है तो वहाँ पर लपेटकर बनाया जाता है, तो खैर लोहे का है तो विद्युत तांबे की तार लपेटकर बनाया जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। जब कुंडली क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है तो वहाँ जो एल्युमिनियम का जो फ्रेम होता है उस एल्युमिनियम की फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धाराएं से तात्पर्य है आप जैसे पानी में भी भंवर उत्पन्न होता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा एल्युमिनियम के फ्रेम में
यानी एल्युमिनियम के फ्रेम में उस जो धारा प्रवाहित होगी वहाँ पर जो है वह भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इस वजह से यह भंवर धाराएं क्यों उत्पन्न हो रही है कि जो कुंडली घूम रही है उस कुंडली के घूमने का यानी कुंडली के गति करने का यह विरोध करती है और यहाँ पर यह भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो जब यहाँ भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो क्या होगी, ये कुंडली क्या घूम पाएगी? नहीं कर पाती है, यानी कुंडली को जो घूमना चाहिए या दोलन करना चाहिए वह नहीं घूम पाती है और यह संतुलन की अवस्था में आ जाती है। तो संतुलन की अवस्था में आ जाती है मतलब यानी हमको दोलन करना है वह हम दोलन नहीं कर पाते हैं और इस स्थिति में फिर हम शीघ्रता से यहाँ पर जो रीडिंग है संतुलन की अवस्था में आ रही तो रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। तो चल कुंडली धारामापी में रुद्धोल इसी वजह से बनाया जाता है ताकि वहाँ पर भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती है उससे बचा जा सके। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कि चल कुंडली धारामापी की विशेषताएं क्या क्या इसमें विशेषता है। तो इस धारामापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, ओके हमने देखा है ना, प्रवाहित धारा आई कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यानी धारा का पैमाने पर सीधे ही पढ़ा जा सकता है। हम जब कोई भी धारामापी को जब बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो जो धारा प्रवाहित होती है उस मान को हम पैमाने पर पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड, इस धारामापी को किसी भी दिशा में रखकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम रख सकते हैं। दिशा से कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है, तो किसी भी दिशा में रखकर इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस धारामापी के द्वारा हम 10 to the power -6 एम्पियर की धारा मापन किया जा सकता है। क्लियर? इस धारामापी में जो चुंबक उपयोग होता है वह बहुत शक्तिशाली होता है। तो इस वजह से पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र या कोई दूसरा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका इस चुंबकीय क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह धारामापी रुद्धोल होती है। तो ये सारी चीज़ें, और रुद्धोल क्या होती है ये आपको पता है अभी, ठीक है। तो वहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो उससे बचने के लिए वह धारामापी रुद्धोल होता है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें चल कुंडली धारामापी से रिलेटेड समझें। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके।